हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में शुरुआत करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की। और हमने अब तक इस चैप्टर में सबसे पहले बात की व्हाट इज हेल्थ, फिर हमने बात की डिजीज की। कुछ डिजीज होती हैं कम्युनिकेबल, कुछ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। और उससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वायरल डिजीज के बारे में बात की है। आप देख सकते हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स भी, जिनमें हमने कुछ वायरल डिजीज के बारे में बात की है। एड्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं बच्चों, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉलेरा। कॉलेरा, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं हैजा, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, लेकिन एक्चुअली इस एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो होता है वो वाइब्रेटरी लोकोमोशन शो करता है। वाइब्रेटरी लोकोमोशन का मतलब होता है जिसके अंदर वाइब्रेटरी मोटिलिटी होती है, मतलब जो अपने इस टेल लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलेरा डिजीज करने वाला विब्रियो कॉलेरा। वाइब्रेटरी मोटिलिटी शो करने वाला, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है विब्रियो कॉलेरा। इस विब्रियो कॉलेरा को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारे विब्रियो कॉलेरा दिख रहे हैं आपको। ये विब्रियो कॉलेरा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में आता है। फूड को कंटामिनेशन कैसे करता है, क्योंकि ये जो है मैकेनिकल कैरियर से होता हुआ हमारी बॉडी में जाता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के ही वॉमिट से या स्टूल से होता हुआ हमारे फूड को कंटामिनेशन करता है। तो बात करते हैं बच्चों क्या लिखा है कॉलेरा के बारे में। दिस इज एन एक्यूट मतलब जो सडन, आपने शाम को खाना खाया और वो खाना कंटामिनेटेड है तो रात को ही आपको भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, बट दिस इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, these may get into a healthy person with contaminated food and water. This is also called feco-oral route. इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं क्या, feco-oral route से भी ये कंटामिनेशन होता है। इसको हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ भी बोल सकते हैं। द पेशेंट स्टार्ट पासिंग स्टूल फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली उसको क्या होगा, डायरिया होगा। राइस वाटर डायरिया होगा, ज़्यादा बोलना सही है। राइस वाटर डायरिया का मतलब बिल्कुल चावल के पानी जैसा वाइट कलर का डायरिया होगा, बिल्कुल वाटरी डायरिया होगा, जिसकी वजह से साथ के साथ उसको रिपीटेड वॉमिटिंग होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन को डायरिया होता है, बिल्कुल वाटरी डायरिया होता है, अगर उसको वॉमिटिंग होती है तो इसका मतलब बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, और बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है इसका मतलब सीधी सीधी बात समझ में आती है, उसको डिहाइड्रेशन होने वाला है। तो देखते हैं क्या लिखा है। सिंस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट्स आर रैपिडली लॉस्ट through stools and vomit, therefore the most important treatment is to replace the lost fluid or salt equal rapidly. मतलब प्रॉपरली उसके फ्लूइड को जो इसकी बॉडी से लॉस हो रहा है उसको प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत है। और आप सभी ने सुना होगा इस रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम यूज करते हैं ORS, एंड दिस थेरेपी ऑफ गिवन ORS इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो हमने बात की है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा, और इस कॉलेरा का कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से राइस वाटर डायरिया, ठीक है, होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। एक और चीज़ मैं बोलता हूं, वॉशरमैन टिप्स ऑफ फिंगर्स की जो टिप्स हैं वो वॉशरमैन जैसे हो जाती है, वॉशरमैन जैसे हैंड्स हो जाते हैं। जैसे कपड़े धोने के बाद हम बोलते हैं हमारी फिंगर्स कैसी हो जाती है, अगर हम ज़्यादा किसी टाइम पानी में हाथ रखें या ज़्यादा टाइम हम कपड़े धो लें तो उस कंडीशन में उस डिटर्जेंट की वजह से और पानी में ज़्यादा टाइम रहने की वजह से फिंगर्स बिल्कुल रिंकल्ड हो जाती हैं, वैसे ही फिंगर्स हो जाती है इस कॉलेरा की डिजीज में भी। और सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन हो गया है। ओवरऑल हो क्या गया है बच्चों, इस पर्सन को डिहाइड्रेशन हो गया है, और डिहाइड्रेशन जिसे हो गया है उसे चाहिए रिहाइड्रेशन, और रिहाइड्रेशन चाहिए तो उसे देना होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये आप विब्रियो कॉलेरा देखा आपने। अब बात करते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम क्या देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में जो ORS सॉल्यूशन आता है, आप मेडिकल स्टोर से खरीदें तो इस तरह का आपको इलेक्ट्रोल पाउडर करके मिलेगा, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो WHO का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसमें होता है ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सिट्रेट की वजह से थोड़ा सा हमें टेस्ट जो होता है वो लेमन जैसा फील होता है, और उसकी ऑस्मोलिटी होती है 311। थोड़ी सी ऑस्मोलिटी कम भी की जा सकती है, लेकिन याद रखें ORS के कॉन्स्टिट्यूशन में ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सिट्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी पहली डिजीज होती है जिसका नाम हुआ कॉलेरा।
सेकंड, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट आप सभी ने सुना होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है साल्मोनेला टाइफी, और कभी कभी एक और कॉजेटिव एजेंट हो जाता है जिसका नाम भी आपने सुना हो, साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से हमें टाइफॉइड या किसी पर्सन को टाइफॉइड होता है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही हमारी बॉडी में एंटर करता है। याद रखें, इसका मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से इस साल्मोनेला टाइफी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसे लेकर हमारे फूड तक लेकर आती है, हमारी ड्रिंक तक लेकर आती है, और उस ड्रिंक को कॉन्ट्रैक्टेड या कंटामिनेटेड करती हैं, और वो फूड और ड्रिंक जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमें टाइफॉइड होने के चांसेस होते हैं। टाइफॉइड के लिए इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाना होगा। थोड़ा बहुत अमाउंट में जाता है तो हमारा HCl इस साल्मोनेला टाइफी को मार देता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में जाएगा तो फिर उस कंडीशन में ही आपकी बॉडी में टाइफॉइड कर सकता है। तो स्प्रेड इज फैसिलिटेटेड बाय पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन, इम्यूनिटी फॉलोइंग द इन्फेक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट रिलैप्स। ठीक है, तो याद रखें टाइफॉइड। आगे मैंने इसका ऑब्लिक करके जो नाम लिखा है वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसका ऑब्लिक करके हमने नाम लिखा है एंटेरिक फीवर। याद रखें, एंटेरो वर्ड कहीं भी आ जाए वो हमेशा आता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड या गट से रिलेटेड या एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। तो एंटेरिक फीवर ऐसा फीवर, ऐसी डिजीज जिसके अंदर आपके इंटेस्टाइन पर फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखें टाइफॉइड के जर्म्स जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हुए हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और ये जर्म है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी। क्या आप साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी को देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं एक बार। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, दिस इज साल्मोनेला टाइफी और ये है साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर टाइफॉइड डिजीज होती है, एंटेरिक फीवर होता है। मैं भी आपको समझाता हूं एंटेरिक फीवर में क्या होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव टू बी इंजेस्टेड बाय हेल्दी पर्सन टू सफर फ्रॉम टाइफॉइड। बहुत लार्ज नंबर में, अगर थोड़ा बहुत नंबर गया तो मैंने बोला था HCl इसे मार देगा, सही बात है। तो देखो क्या लाइन लिखी, वापस पढ़ता हूं मैं आराम से। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी इंजेस्टेड बाय हेल्दी पर्सन टू सफर फ्रॉम टाइफॉइड। Smaller number may produce the disease if the organism are very virulent or if the resistance of the host is poor। अगर बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो बहुत कम नंबर में टाइफॉइड भी अगर जाए तो वो भी टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी जाए तो वो टाइफॉइड कर सकता है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी पर्सन में टाइफॉइड अगर होना है तो साल्मोनेला टाइफी को थोड़े बहुत नंबर में नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर में जाना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नंबर तो HCl ही उसे मार देता है। क्या लिखा है देखिए, द एसिड इन स्टमक डिस्ट्रॉय साल्मोनेला दैट इज इंजेस्टेड, हेंस पेशेंट हैविंग एक्लोरोहाइड्रिया और हु टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टमक सफर मोर ऑफन फ्रॉम टाइफॉइड। ऐसे लोग जो एंटासिड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या फिर जिनके अंदर HCl ही नहीं होता, जिसको हम क्या बोलेंगे एक्लोरोहाइड्रिया। एक्लोरोहाइड्रिया का मतलब HCl क्या होगा, एब्सेंट होगा, गैस्ट्रिक जूस से HCl का सिक्रेशन नहीं होता। तो उन लोगों के अंदर हमें पता है कि HCl साल्मोनेला टाइफी को मारता है। तो अगर किसी को एक्लोरोहाइड्रिया है या उसने एंटासिड को ज़्यादा यूज़ किया है तो उस कंडीशन में साल्मोनेला उनके अंदर सर्वाइव कर पाएगा और डिजीज कर पाएगा टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। यूएस में हर साल करीब 400 केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये केसेस जो हैं वो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने वाली कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में 21.5 मिलियन पीपल हर साल टाइफॉइड से अफेक्ट होते हैं, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशन है, उसके बाद भी 400 केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये केसेस मैक्सिमम वो होते हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जो इन कंट्रीज से ट्रैवल करके आए हैं। इट इज ट्रीटेड एक्टिवली विद एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनकी बात करते हैं। टाइफॉइड के केस में मेजर सिम्टम्स आते हैं सस्टेन हाई फीवर, लंबे टाइम के लिए फीवर बना रहेगा, इसे स्टेप लेडर फीवर भी कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहता है फीवर। वीकनेस आती है, स्टमक में पेन होता है, हेडेक होता है, मसल्स में पेन होता है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। कॉन्स्टिपेशन इज मोर कॉमन, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, कभी कभी डायरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी कभी थोड़ी बहुत वॉमिट भी होती है। लेकिन एक बात याद रखें, टाइफॉइड के पेशेंट में रैशेज बन जाते हैं, एंड दीज रैशेज रिजेंबल लाइक द रैशेज ऑफ मीजल्स और अर्टिकेरिया, जो एक एलर्जिक है डिसऑर्डर, उसके रैशेज जैसे ही रैशेज बन जाते हैं। आप देख सकते हैं इस फीमेल में थाई पर और हैंड्स पर आप इस तरह के रैशेज देख सकते हैं। दीज रैशेज आर अपेयर ड्यूरिंग टाइफॉइड फीवर।
दीज आर कॉल्ड टाइफॉइड रैशेस। तो ये टाइफॉइड के रेशेस हैं जो हमें टाइफॉइड फीवर में कुछ कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख नहीं लगती, मसल्स में पेन, हेडेक, पेट दर्द, वीकनेस होगी, सस्टेन हाई फीवर रहेगा, इस पॉइंट को याद रखें। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मैं अलग से यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है एंटेरिक फीवर, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब ये साल्मोनेला टाइफाई पेनिट्रेट कर देता है या पोर फॉर्मेशन कर देता है इन इंटेस्टाइन। पोर फॉर्मेशन कर देगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर पोर बना देगा, और अगर इंटेस्टाइन के अंदर पोर बन जाएंगे तो उसकी वजह से ये बहुत ही फैटल कंडीशन है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही फैटल कंडीशन होती है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर दे ये और इंटेस्टाइन में पोर बना दे। अगर इंटेस्टाइन में पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया गया तो ये बहुत ही फैटल कंडीशन है जिसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद एक और बात करते हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइफॉइड कैरियर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री वाज मैरी मैलोन, हु वाज ए कुक। मैरी मैलोन, आप फोटो देख सकते हैं मैरी मैलोन का। मैरी मैलोन एक प्रोफेशनल कुक थी जिन्हें टाइफॉइड था, और उन्होंने इस टाइफॉइड को कुक होने की वजह से कई लोगों तक स्प्रेड किया। इसलिए हम इसे बोलते हैं बिगेस्ट कैरियर ऑफ टाइफॉइड। क्या बोलते हैं? बिगेस्ट कैरियर ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज का बिगेस्ट कैरियर जिसे माना जाता है वो है कौन? मैरी मैलोन। और मैरी मैलोन को बिगेस्ट कैरियर ऑफ टाइफॉइड होने की वजह से ही उनका निकनेम रख दिया गया है टाइफॉइड मैरी। क्या बोला जाता है बच्चों? टाइफॉइड मैरी। तो वैसे तो इनका नाम मैरी मैलोन था, लेकिन प्रोफेशनल कुक होने की वजह से उन्हें इस डिजीज को कई लोगों तक स्प्रेड किया, इसलिए बिगेस्ट कैरियर ऑफ टाइफॉइड के लिए हम एक स्पेशल निकनेम दे देते हैं मैरी मैलोन को। क्या है? टाइफॉइड मैरी। ठीक है, आप इस बात को याद रखें, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइफॉइड के केस में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। वैसे मैं बिल्कुल चैप्टर के एंड में टेस्ट और डायग्नोसिस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट एंड में बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी टाइफॉइड इंपॉर्टेंट है। देखते हैं टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट का नाम आप याद रखेंगे। कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। इस एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट को करते हुए हम पता करते हैं कि सीरम में या जो हमारे ब्लड का पार्ट है उसके अंदर इस एंटीबॉडी जो है बनती है वो एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है या नहीं करती। मतलब क्या किया जाता है, पर्सन का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में अगर एंटीजन हुआ तो उसके ऊपर अगर एंटीबॉडी मिक्स की जाए, जो पर्टिकुलर टाइफॉइड स्पेसिफिक टाइफॉइड एंटीबॉडी उसे मिक्स किया जाए तो उस कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और पर्टिकुलर कलर आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो कलर नहीं आएगा। तो टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ विडाल टेस्ट। तो आप ज़्यादा डिटेल में याद ना रखने से अच्छा तो केवल याद रखें कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं टाइफॉइड के डिटेक्शन के लिए, और इसके डायग्नोसिस के लिए जिस टेस्ट को किया जा रहा है उसका नाम है विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट। तो हमने सबसे पहले जिस डिजीज की बात की बच्चों वो थी हमारी कॉलेरा। सेकंड हमने बात की टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर की। उसके बाद हमने बात करनी है एक और डिजीज की, करते हैं बात, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में याद रखें, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं बच्चों। कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी यूजुअली अफेक्टिंग चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज। छोटे बच्चों में होने वाली डिजीज है जिसमें छोटे बच्चों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है बाद में बात करेंगे। लेकिन कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी आप देख सकते हैं डायग्राम में। कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी देख सकते हैं कि रॉड शेप है, बैसिलस है, और इसे चाइनीज लेटर बैसिलस भी कहते हैं। चाइनीज लेटर बैसिलस इसे बोला जाता है इसे, क्योंकि ये जो होता है बिल्कुल चाइनीज वर्ड के जैसा होता है। चाइनीज लेटर बैसिलस भी बोला जाता है, चाइनीज वर्ड्स की तरह दिखता है इसलिए स्लाइड में, इसलिए हम इसे चाइनीज लेटर बैसिली भी कहते हैं। ये चाइनीज लेटर बैसिली जिसका नाम क्या है एक बार बोलिए? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या होगा? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो छोटे बच्चों के अंदर डिप्थीरिया प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं डिप्थीरिया में क्या होता है। जब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम आते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं सोर थ्रोट होता है, गला खराब होने लगता है, ठंड लगकर थोड़ा हल्का फीवर आता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आता, माइल्ड फीवर आता है बट चिल्स के साथ। समटाइम वॉमिटिंग एंड हेडेक, कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है, हेडेक भी होती है, तो सोर थ्रोट होगा, लो फीवर आएगा और वॉमिटिंग हेडेक होगी। स्वॉलन ग्लैंड इन द नेक, नेक की ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आने लगेगी, टॉन्सिल्स होने लगेंगे।
थ्रोट एंड टॉन्सिल शो ए ग्रे मेम्ब्रेन, देख सकते हैं डायग्राम में। इस बेबी के डायग्राम में आप देख सकते हैं इस बच्चा जो है, इस बच्चे के थ्रोट में और टॉन्सिल वाली जगह पर एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया। दिस मेम्ब्रेन इज ए ग्रे मेम्ब्रेन, ग्रेइश कलर की मेम्ब्रेन डेवलप होने लगती है, और ये जो ग्रेइश कलर की मेम्ब्रेन डेवलप हो रही है उसकी वजह से उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वापस बोलता हूं कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में या किसी छोटे बच्चे की बॉडी में एंटर करता है तो उसको सोर थ्रॉट होता है, उसको थोड़ा हल्का फीवर आता है, सर्दी लगकर विद चिल्स, स्वॉलन ग्लैंड्स इन द नेक रीजन की ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है, और थ्रोट एंड टॉन्सिल में ग्रे कलर की मेम्ब्रेन अपेयर होती है जिसकी वजह से खराश आती है, हॉर्सनेस आती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। यही मेन सिम्टम है डिजीज के, उसका नाम है डिप्थीरिया। ग्रे मेम्ब्रेन वर्ड को याद रखें। नोज में भी अफेक्टेड, नोज भी अफेक्ट हो सकती है, गिविंग राइज टू ए ब्लड टिंगल नेजल डिस्चार्ज। नोज से थोड़ा सा ब्लड जैसा डिस्चार्ज निकलता है एक नॉस्ट्रिल से यूजुअली। इफ द डिजीज इज नॉट ट्रीटेड अर्ली एंड प्रॉपरली, अगर शुरुआत की कंडीशन में आपने इस डिजीज को ट्रीट नहीं किया है तो याद रखें ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो बच्चे के हार्ट को और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, और ये बहुत ही फैटल कंडीशन होगी। इसका मतलब ये डिजीज बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इस डिजीज में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी बिल्कुल नॉर्मल जो सिम्टम्स आते हैं वैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है। ग्रे मेम्ब्रेन डेवलप होती है, वैसा ही है, बस ग्रे मेम्ब्रेन डेवलप हुई, इसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है। लेकिन बच्चों अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए, टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए, तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया डेवलप होने के बाद टॉक्सिन सिक्रेट करने लगता है, और ये टॉक्सिन बच्चे के हार्ट और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, और वो कंडीशन कहीं जाकर डैमेज हो फैटल हो सकती है। And most important preventive measure against this disease is that all babies should be immunized within the 6 week of birth using, सभी ने सुना होगा नाम, DPT वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है बच्चों? DPT वैक्सीन। डी में डी का मतलब है डिप्थीरिया एंड टी स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस, अभी हम बात करेंगे पर्ट्यूसिस की, एंड टी स्टैंड्स फॉर टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, इन तीनों के लिए जो कंबाइंड वैक्सीन है उसको बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन, जो दिया जाता है इन केस ऑफ डिप्थीरिया। और बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट डिजीज की, हम बात करते हैं जिसका नाम है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ जिसको हम नॉर्मली पर्ट्यूसिस भी कहते हैं बच्चों। वुपिंग कफ या पर्ट्यूसिस की बात करते हैं। वुपिंग कफ एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो बच्चों में ही होती है, मेनली बड़ों में भी हो सकती है कभी कभी, जो रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कफ होता है। पर्ट्यूसिस या वुपिंग कफ को हम कॉमनली 100 डे कफ भी कहते हैं। 100 डे कफ का मतलब इसमें करीब 100 दिन तक कफ की प्रॉब्लम रहती है, और ये 100 डे कफ की प्रॉब्लम जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो आप देख सकते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है उसका नाम है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। इसे बोला जाता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से, या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एयरबॉर्न डिजीज के फॉर्म में हमारी बॉडी में या किसी छोटे बच्चे की बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से कफिंग होती है, नोज से वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, थ्रोट से भी डिस्चार्ज होता है। ये डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट से भी हो सकता है और कैरियर से भी हो सकता है, बाय आर्टिकल फ्रेशली सॉइल्ड बाय द डिस्चार्ज। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें फोमाइड बॉन्ड हो सकता है, किसी और के यूटेंसिल्स यूज करें उससे हो सकता है। बहुत ज़्यादा कफ होता है बच्चों, मैंने बताया ना 100 डे कफ होता है, 3 महीने से भी ज़्यादा ये कफ रहता है। और याद रखें कभी कभी ये कफ बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, स्पेशली एट नाइट, मतलब इतना ट्रबलसम कि आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगे, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आने लगे, ठीक है, तो बिल्कुल गले को ब्लॉक कर दे, ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है। कफिंग इतनी ज़्यादा होती है कि खांसते खांसते फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। देखिए जैसे इस बेबी में फेस जो है बिल्कुल रेड हो गया है, फेस बिकम रेड ड्यूरिंग कफिंग, ये लिखिए बात बच्चों। एंड दीज रिपीटेड बाउट्स ऑफ वायलेंट कफ एंड इन ए वूप, वूप वर्ड का मतलब है वूप साउंड प्रोड्यूस होता है जब वो कफिंग करता है, और कफिंग में वूप साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से ही इसे कई बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में कुत्ता खांसी या कुकर खांसी भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वूप साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू दिस वूप साउंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ। हमने बात की है ना, कौन सा बोलते हैं, वूपिंग कफ। तो बच्चों ये हमने बात की वूपिंग कफ की। इससे पहले हमने क्या क्या बात की एक बार देखते हैं। हमने बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वायरल डिजीज हम पहले बात कर चुके थे। हमने आज स्टार्ट की है बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कॉलेरा की, फिर हमने बात की टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर की, फिर हमने बात की है नेक्स्ट डिजीज टाइफॉइड की बहुत सारी
डिटेल बात की हमने। फिर हमने डिप्थीरिया की बात की और बच्चों में होने वाली एक और डिजीज़ वुपिंग कफ की बात की, पर्टुसिस या हम उसे 100 डे कफ भी कहते हैं, उसकी बात की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ तक की बात के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज के साथ आएंगे। एसटीडीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।